वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वन लाइनर के रूप में है, तो आप हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन को डिटेल से समझाऊंगा। अच्छा, इन 25 क्वेश्चनों में आप कितना स्कोर करते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? बताइए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये जो अभिलेख का जो इसका जो संबंध है वो मिलता है सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख में। किसमें मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उसमें भारतवर्ष शब्द का जो है उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम इसी अभिलेख के अंदर इस भारतवर्ष शब्द का जो है यूज किया गया है। क्लियर है? हाथी गुम्फा अभिलेख। अच्छा, अब बात अगर मैं आपसे करूं कि हाथी गुम्फा अभिलेख इसमें किस राजा का शासक के बारे में या किस राजा के बारे में बताया गया है? तो इसमें जो है कलिंग राज खारावेल के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? कलिंग राज थे खारावेल, उनके बारे में बताया गया है। अब देखिए, अभिलेख से भी काफी क्वेश्चन निकलते हैं और अभिलेख जो होते हैं उनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर काफी बार पूछा जाता है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख इसमें किस शासक के बारे में है, तो इसमें किस शासक के बारे में? समुद्र गुप्त के बारे में इसमें दिया गया है। किसमें दिया गया है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख में। क्लियर है? और वही भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है, ठीक है, एक है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, दोनों में से किसी भी नाम से आ सकता है। इसमें जो है स्कंद्र गुप्त के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में दिया है? स्कंद्र गुप्त के बारे में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। वही सातवाहनों की उपलब्धियां, इसके बारे में पूछा जाता है कि सातवाहनों की उपलब्धियां किस अभिलेख के अंदर मिलती है? तो सातवाहनों की जो उपलब्धियां है यह कहां मिलती है? ये बालाघाट एवं काले अभिलेख में मिलती है। किसमें मिलती है? बालाघाट अभिलेख। याद रखिएगा, ज्यादातर यही पूछा जाता है। क्लियर है? तो अभिलेखों से आप पॉइंट्स को जो मैंने बताया वो आप रिवीजन करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और सुन लीजिए, अभिलेख यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसको तीर्थ रहित अभिलेख भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तीर्थ रहित अभिलेख भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, महाभारत किस अन्य नाम से भी जाना जाती है? बताइए, महाभारत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप सभी को आपको आंसर पता होगा। जय संहिता के नाम से जानी जाती है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कराने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। देखिए, जय संहिता से जानी जाती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है अब थोड़े एडवांस आते हैं। पूछा जाता है कि ये बताइए, जय संहिता नाम यानी कि महाभारत का जो अन्य नाम वो जय संहिता भी है, लेकिन कितने श्लोकों में इसका ये नाम पड़ा था? बिल्कुल ऐसे तरीके से क्वेश्चन अब आते हैं। तो जब इसका नाम जय संहिता पड़ा था महाभारत का, तब इसमें कितने श्लोक थे? तो इसमें इसके अंदर जो है 8800 श्लोक थे। कितने थे? 8800 इसके अंदर श्लोक रखे हुए थे, तब इसका नाम रखा था जय संहिता। और इसको विजय संबंधी ग्रंथ भी कहा जाता है, यानी कि जय संहिता का जो अर्थ है वो यही है, विजय संबंधित ग्रंथ। क्लियर है? वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी थी, आप सभी जानते हैं। ठीक है, 10वीं सदी से लेकर 4वीं सदी तक का जो है इसमें स्थिति में इसका आभास पाया जाता है कि इस समय जो है रचना हो चुकी थी इसकी। क्लियर है? अच्छा, अब पूछा जाता है कि बताइए, महाभारत महाभारत इसका नाम कब पड़ा था या इस महाभारत कब कहा गया था? तो जब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए थे ना। कितने? 1 लाख श्लोक। यानी कि कालांतर की अगर बात करें तब इसमें कालांतर में 1 लाख श्लोक है और इसमें इसीलिए इसको महाभारत कहा जाता है। अच्छा, इसको जब इसमें 24,000 माफ कीजिएगा 24,000 श्लोक थे, जब इसमें इसमें भारत नाम से प्रसिद्ध हुई थी। किस नाम से? भारत नाम से भी प्रसिद्ध हुई थी। क्लियर है? तो भारत नाम से क्यों प्रसिद्ध हुई? क्योंकि इसमें भारत एक भारत वंशज हुआ करते थे, ठीक है, जो कि वैदिक के समय थे। वैदिक जन जब चल रहा था तब थे भारत वंशज, तब उनकी कथा भी इसमें बताई गई है। क्लियर है? तो तब इसको क्या कहा जाता था? भारत नाम से भी जाना जाता था, या महाभारत को भारत भी कहा जाता था। क्लियर है? तो 8800 श्लोक में जय संहिता नाम था। जब 24,000 श्लोक हो गए तो भारत नाम से जाने जाने लगा, और जब अब कालांतर में 1 लाख श्लोक गए तो हम इसको किस नाम से जानते हैं? महाभारत के नाम से इसको जानते हैं। तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, श्लोकों के बारे में पूछ सकता है। तो दोनों तीनों श्लोक मैंने आपको बता दी कि कब किसका कितने श्लोकों में नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कराने का महत्व मेरा यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी लोक का संबंध किससे था? तो बताइए, जो सिंधु घाटी लोग थे उनका संबंध किससे था? तो उनका जो संबंध है वो बताया जाता है सुमेरिया से था। किससे था? सुमेरिया से उनका संबंध था। तो सिंधु घाटी लोगों का संबंध सुमेरिया से बताया जाता है। देखिए, वैसे तो इनका संबंध काफियों से बताया जाता है, क्योंकि इतिहासकारों के बीच में जो है उलझन चलती रहती है कि आखिर में इनका संबंध किससे था। कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं
कि इनका जो संबंध था वो आर्यनों से था, यानी कि आर्यनों की सभ्यता थी या उन्हीं ने इस सभ्यता को बसाया, ठीक है। लेकिन सुमेरिया का बात करें तो सुमेरिया बिल्कुल ठीक था, ठीक है। ये जो है इतिहासकारों के द्वारा तीसरी राय हुआ करती थी। सुमेरिया बिल्कुल सही है, क्योंकि सुमेरिया जो होता है वो मोसोपोटामिया था। क्या था? मोसोपोटामिया था, ठीक है। और सिंधु सभ्यता का जो निर्माता है वो मोसोपोटामिया के सुमेरिया से ही हुआ था, ये बोला जाता है। उस समय के कुछ अन्य लोग थे इस समय, क्लियर है। और यह इसी कारण से ये जो है सुमेरी और सिंध घाटी की सभ्यता के बीच में जो है समानता का एक अच्छा सौदा है, क्लियर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसको सुमेरिया इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सुमेरिया से यहाँ के लोगों का संबंध इसलिए भी बताया जाता है क्योंकि मोसोपोटामिया और भारत के बीच बहुत प्राचीन काल से ही व्यापारी संबंध थे, क्लियर है। तो इसीलिए सुमेरिया मेसोपोटामिया याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताइए, भारतीय औद्योगिक बैंक की स्थापना कब हुई थी, यानी कि आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? बताइए कब हुई थी ये? तो ये जो हुई थी वो हुई थी जुलाई 1964 में। कब हुई थी? जुलाई 1964 के अंदर जो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यानी कि जिसको आईडीबीआई बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आईडीबीआई बोला जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा, देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत हुआ था। क्या हुआ था? अधिनियम आया था, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, जो कि 1964 में आया था, तभी इसकी स्थापना जो है हुई थी। लेकिन भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 को इसको अधिसूचना के अंदर जो है इसको जगह मिली थी और 1 जुलाई 1964 से ये अस्तित्व में आया था, क्लियर है। लेकिन स्थापना पूछा गया है यहाँ पर, तो स्थापना आप बताएंगे कि कब हुई थी? जो है जुलाई 1964 को हुई थी, क्लियर है। और इस जो ये अस्तित्व में आया, अगर कभी पूछे कि अस्तित्व में कब आया था, तो अस्तित्व में आने में इसको 1 जुलाई 1964 का समय लगा था, क्लियर। 164 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1964, इसमें ये अस्तित्व में आया था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है? बताइए, जो आंखों का रंग होता है ये किस पर निर्भर करता है? तो आंखों का रंग काला होना या किसी का आंखों रंग भूरा हो जाता है, क्लियर है। आंख किस तरीके से लाल पर पड़ने पर कैसे वो सिकुड़ जाती है अंदर को, या कैसे पीले पर किस तरीके से आंखों का रंग जो बदलता है वो उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो किस पर होता है आंखों का रंग निर्भर? तो ये आइरस के रंग पर होता है। किसके? आइरस के रंग पर ये निर्भर होता है कि आंखों का रंग किस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सबको पता होगा आंसर, ऑलमोस्ट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होगा अगर आप स्टडी अच्छे ढंग से करते हो और आपको पोल साइंस आपने अच्छे से पढ़ रखी है। तो बताइए किससे है? तो इसका जो संबंध है वो अनुच्छेद 21 से है। किससे है? आर्टिकल 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की अनुमति देती है, यानी कि अनुच्छेद इसमें अनुच्छेद 21 का प्रयोग होता है। अब देखिए पूछा ये जाता है इस पर, ये जो क्वेश्चन है वो इसलिए मैंने रखा यहाँ पर क्योंकि ये बताइए, क्या प्राण एवं दैहिक की ही स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में? बताइए, क्या इसी की है? अगर प्रश्न कभी आता है, मान लीजिए अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया वहां पे, है ना, और स्टेट पीसीएस हो गया, अगर पूछ लिया जाए मान लीजिए कि बताइए, अगर वो आपसे पूछे कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या है, तो क्या बताएंगे आप? देखिए सामान्यतः अगर हम इसकी बात करें ना, तो जीने के अधिकार से लिया जाता है, मतलब प्राण एवं दैहिक यानी कि आपके जीने के अधिकार से जो है इसमें बताया गया है। लेकिन क्या प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का ही अधिकार है? बताइए, क्या उसको अगर आप मान लीजिए सम्मान ना दें, उसको आप कोई भी अधिकार ना दें, उससे कहें भाई तुझे जीने की स्वतंत्रता जी ले, तो क्या सही रहेगा? क्या ये आर्टिकल फिट बैठता है? नहीं। देखिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, जीने का ही यही अधिकार भी एक अलग अर्थ रखता है। इसका जो अर्थ है वो केवल जीवन जीने से ही नहीं होता है, क्लियर है। जीवन जीने से नहीं होता है, बल्कि सम्मानजनक अथवा मानव गरिमा युक्त जीवन जीने से है, यानी कि आप उसको सम्मानजनक सम्मान भी दें और जितने उसके जो अधिकार बनते हैं, जो उसको मिलना चाहिए वो अधिकार भी आप उसको दे। इसको कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तब यह आर्टिकल बिल्कुल फिट बैठता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 21 जीने का ही अधिकार नहीं देता है, बल्कि यह सम्मानजनक अथवा मानव गरिमा युक्त जीवन जीने से भी इसका संबंध है, क्लियर है। आर्टिकल 21 इसी पर जो है ये निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश को उत्सर्जित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह है बताइए जो हरा प्रकाश होता है उसको उत्सर्जित करता है? तो ये कौन सा ग्रह है? तो वरुण ग्रह जो होता है वो
ग्रह हरा प्रकाश प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है, वरुण ग्रह। अच्छा, अब चलिए वरुण ग्रह के बारे में कुछ जानते हैं। मैं आपको वरुण ग्रह के बारे में कुछ पॉइंट्सों को बता देता हूँ, ताकि वो आप जो है एग्जाम में क्योंकि आते हैं। ठीक है, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन हो गया, ऑलमोस्ट आपको आंसर इसका भी पता होगा। क्लियर है? तो चलिए मैं बता दूं आपको। देखिए, वरुण ग्रह का नाम जो है सागर के रोमान देवता के नाम पर भी जो है रखा गया है। किसके? सागर के रोमान देवता के नाम पर रखा गया है। काफी बार क्वेश्चन आता है कि बताइए किस ग्रह का नाम सागर के रोमान देवता के नाम पर रखा गया है। तो किसका रखा गया है? वरुण ग्रह का रखा है। अच्छा, वरुण ग्रह को अरुण ग्रह से मिलता जुलता कहा जाता है। किससे? अरुण ग्रह से मिलता जुलता कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहां नहीं आता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। ये बताइए कौन सा ग्रह अरुण ग्रह का जुड़वा भाई कहते हैं? किस ग्रह को ये अरुण जुड़वा का जो है जुड़वा भाई कहते हैं? तो वरुण ग्रह को जो है अरुण ग्रह का जुड़वा भाई कहा जाता है। वरुण ग्रह सूर्य के दुरुस्त आठवां ग्रह है। कितना? सूर्य से जो है वो आठवां ग्रह जो है उसे ही वरुण ग्रह उसमें स्थित है। क्लियर है? वरुण ग्रह का जो द्रव्यमान है ना वो पृथ्वी से 17 गुना अधिक है। कितना अधिक है? 17 गुना अधिक है। अब आप लगा लीजिए कितना बड़ा होगा। ठीक है, और वही वरुण ग्रह की खोज पूछा जाता है काफी बार। इसकी जो खोज हुई थी वो 1946 में करी गई थी। कब करी गई थी? 1946 में जॉन गोले ने करी थी। किसने? जॉन गोले ने करी थी। वही वरुण ग्रह में जो है देखिए, अब इसका हरा प्रकाश को उत्सर्जित क्यों करता है, ये ध्यान से समझिएगा। देखिए, वरुण ग्रह का जो है वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। वरुण ग्रह के जो वायुमंडल है उसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। तो और इसके साथ साथ कुछ मात्रा में मेमिथेन जो गैस होती है ना, मेमिथेन गैस, वो भी पाई जाती है। इसी के कारण जो होता है ये जो हरा रंग को दिखाई देता है इसमें, यानी कि हरा रंग को उत्सर्जित करता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट्स को पूछा जाता है, यानी कि यही पॉइंट्स जो है आपके क्वेश्चन बन के आपके सामने आ जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन एवं निर्यात को वृद्धि से था? बताइए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और इजी भी है। तो बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन एवं निर्यात से था? तो जिसका जो संबंध था वो किससे था? मसालों के उत्पादन से था। ठीक है, तो मसालों का जो उत्पादन था उसको बढ़ावा देने से था। किसका संबंध? बादामी क्रांति का संबंध इसी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र की पहली बार किस शासक ने जीता था? बताइए भैया, मालवा हो गया, मालवा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसको पहली बार किसके शासक ने जीता था? तो किस शासक ने जीता था इसे? तो इसका जो जीता था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीता गया था। क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने इसको पहली बार जीता था। मौर्य जी की यानी कि चंद्रगुप्त जी की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना का इसलिए जो है मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना इन्होंने करी थी। क्षत्रिय वंश के थे ये। क्लियर है? और आज राजपुत्र जो क्षत्रिय जो है वो राजपुत्र के नाम से जाने जाते हैं, और एक साम्राज्य अधीन लाने में सफल रहे। भारत को एक साम्राज्य इन्होंने बना दिया। इनके गुरु कह लीजिए या इनके प्रधानमंत्री जो होते थे उसमें चाणक्य थे। क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य का राजरोहण की जो तिथा जो मतलब राजरोहण जब इनको राज्यरोहण जब हुआ वो 321 में हुआ था। कब हुआ था? 321 में हुआ था। याद रखिएगा, पूछा जाता है। क्लियर है? तो चंद्रगुप्त जी ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पहली बार इन तीनों जो है इन तीनों को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां विश्व तमिल सम्मेलन कहां पर हुआ था? बताइए, आठवां विश्व तमिल तमिल जो सम्मेलन था ये कहां पे हुआ था? तो ये जो हुआ था वो तंजौर में हुआ था। कहां हुआ था? तंजौर में हुआ था। याद रखिएगा, जो आठवां विश्व तमिल सम्मेलन था ये तंजौर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी सिंह मंदिर कहां पर स्थित है? बताइए, हाथी सिंह मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाथी सिंह मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो अहमदाबाद के अंदर स्थित है। अहमदाबाद यानी कि गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद के अंदर स्थित है। अब देखिए, ये एक प्रसिद्ध स्थान है जो कि अहमदाबाद में स्थित है। क्लियर है? और इसको बनाया कब गया था, यानी कि ये कब कब का इसका इतिहास है? तो इसका जो इतिहास है वो 1848 का है। क्लियर है? निर्माता थे 15वां जैन तीर्थक भगवान धर्मनाथ का समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, पूछा जाता है कि बताइए 15वां जैन तीर्थकर भगवान धर्मनाथ को समर्पित कौन सा मंदिर है? तो हाथी सिंह मंदिर जो है ये उन्हें समर्पित है। ये 15वें जैन तीर्थकर हुआ करते थे। ठीक है, और ये अहमदाबाद शहर के अंदर स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप इमेज में, ये कुछ इस तरीके से है। काफी ये बहुत ही प्रसिद्ध, देखिए आप कितनी तरीके से कितनी अच्छी कलाकारी इसके अंदर करी गई है ना? और बहुत ही मतलब प्रसिद्ध, देख सकते हैं आप कितनी तरीके से इसमें कलाकारी करी है। 52 वस्तुकलाओं के साथ ही अद्भुत वस्तुकला और धार्मिक महत्व है।
क्लियर है, 52 वास्तुकलाएं इसमें जो है आप इसमें देख सकते हैं। क्लियर है, चलिए 2 इसमें खंडों को विभाजित किया गया है, ये आगे पीछे का जो आप देख रहे हैं, और बहुत ही मतलब शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रानीखेत बीमारी किसके द्वारा फैलती है? बताइए, रानीखेत बीमारी किसके द्वारा फैलती है? बताइए किसके द्वारा फैलती है ये? तो ये जो फैलती है वो वायरस द्वारा फैलती है। देखिए रानीखेत बीमारी होती क्या है, ये जो है मुर्गियों को होने वाला एक भयंकर जो मतलब मुर्गियों में जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है संक्रमक रोग होता है, जो कि वही जो है वायरस के रूप में फैलता है और उसी को रानीखेत बीमारी बोला जाता है फिर। ठीक है, और ये जो होता है ये बड़े पैमाने पर शीघ्रता से फैलने वाली जानलेवा रोग होते हैं। इस रोग में ग्रस्त होने पर मुर्गियां आहार लेना कम कर देती हैं। ठीक है, और उससे जो होता है वो वायरस निकलने लगता है, तो उसी को रानीखेत बीमारी कहा जाता है। तो वायरस द्वारा फैलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो बताइए लीवर के अंदर ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि भविष्य के लिए हमारे लिए भंडारित है? तो ये जो है वो विटामिन ए होता है। कौन सा होता है? विटामिन ए होता है। देखिए वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप सब जानते हैं कौन सी है? यकृत है, यानी कि लीवर है। और त्वचा के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंग यही होता है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और त्वचा के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंग लीवर है। क्लियर है, यकृत में विटामिन ए भी पाया जाता है। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, विटामिन ए भी पाया जाता है, साथ में विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, और विटामिन बी12 भी पाया जाता है। ये लीवर में जमा होता है। किसमें? लीवर के अंदर जमा होता है। वही विटामिन डी सबसे महत्वपूर्ण है। डी को जो है अपने सक्रिय रूप में परिवर्तन करने में भी मदद करता है। ठीक है, यह विटामिन जो है, जो विटामिन डी होता है, ये अपने सक्रिय रूप में परिवर्तन, यानी कि लीवर के अंदर सक्रिय रूप में जो परिवर्तन करने में भी मदद करता है। चलिए अब बात करते हैं विटामिन ए की, क्योंकि भैया विटामिन ए जो है हमारे भविष्य में भंडारित जो है रहित एक विटामिन है। विटामिन ए किस लिए काम आता है? ध्यान से समझिएगा। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं ये विटामिन शरीर में अनेक अंग, तो चाहे वो जैसे कि त्वचा हो गई, बाल हो गए, नाखून हो गए, ग्रंथि हो गई, दांत हो गए, मसूड़े हो गए और हड्डियां को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है। क्लियर है, किन किन को? दोबारा सुनिए, त्वचा को, बाल को, नाखून को, ग्रंथि को, दांत को, मसूड़ों को और हड्डियों को सामान्य रूप से बनाए रखने में ये जो है मदद करता है। वहीं अब इससे होने वाली बीमारी सुनिए, विटामिन ए की कमी से ज्यादातर आंखों की बीमारी होती है। किसकी? आंखों की बीमारी हो जाती है। और वहीं रतौंधी आंख के सफेद हिस्से में धब्बा जो वो पड़ जाता है ना, आंखों में सफेद हिस्से में जो धब्बा पड़ जाता है, वो इसीलिए होता है, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है? विटामिन ए की कमी हो जाती है। क्लियर है, तो याद रखिएगा इंपोर्टेंस है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक को एक अन्य नाम क्या है? बताइए क्या है इसका एक अन्य नाम? तो इसका जो एक अन्य नाम है वो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक जो है इसका एक अन्य नाम भी है। क्लियर है, इसका जो मुख्यालय वो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। और विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा एक अहम संस्था है, और ये कई संस्थाओं का समूह है, इसलिए इसको जो है विश्व बैंक समूह भी कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी इसको कहा जाता है। ये भी ऑप्शन में जो है आपको इसको ना होकर वो भी हो सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और जुलाई 1944 में इसकी क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1944 के अंदर विश्व बैंक की स्थापना करी गई थी। और इसके जो अभी जो अंशुला कांत है वो इसके सीईओ हैं। कौन है? अंशुला कांत इसके सीईओ हैं। क्लियर है, और 190 देश करीब जो है इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसने हटाया था? बताइए किसके द्वारा यह हटाया गया था? किसका शासनकाल चल रहा था उस समय? तो उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। किसकी थी? मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, और इन्होंने जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया था। क्लियर है, अब ध्यान से समझिए। देखिए भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन हुआ 1979 के दौरान संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, और अब कितने बचे? 6 मौलिक अधिकार बचे। क्लियर है, कितने बचे? 6 मौलिक अधिकार बचे। लेकिन 1979 से पहले कितने थे? 7 थे। 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें किसको हटाया गया? किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19F को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में डाल दिया गया था। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट से क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, आर्टिकल कौन सा था? ये संपत्ति का अधिकार, जब ये मौलिक अधिकार में था अनुच्छेद 31 था, 19F में इसको रखा गया था।
किसमें 19F के अंदर तथा 19F के अंदर इसको रखा गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसको संविधान की अनुच्छेद 300A में रखा गया था। किस में रखा गया था? 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकारी रूप में रख दिया गया था। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, मोरारजी देसाई जी की सरकार उस समय चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जो है जारी किए जा सकते हैं? बताइए, उच्चतम न्यायालय जो होता है वो कितने प्रकार के रिटों को जारी कर सकता है? बताइए, सुप्रीम कोर्ट पे कितनी पावर है इसकी? तो 5 रिट। कितने? 5 रिटों को जो है वो जारी कर सकता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 5 रिट होते कौन कौन से हैं, क्योंकि चलिए तो बताइए, पहले सबसे पहले सुनिए, अनुच्छेद जो 32 है और अनुच्छेद 226 के तहत ये अधिकार दिए हुए हैं। किसको? सुप्रीम कोर्ट को दिए हुए हैं। क्लियर है? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद दोनों को देखिए अलग अलग आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसको 32 के अनुसार दिया हुआ है अधिकार, और वहीं उच्च न्यायालय जो होता है, ठीक है, उच्च न्यायालय को 226 के अनुसार जो है ये अधिकार दिए हुए हैं। अच्छा, ये 5 रिट होते कौन कौन से? ध्यान से सुनिएगा, रिट जारी किए जाते हैं, रिट, ठीक है, एक प्रकार का ये समझ लीजिए एक आदेश होता है ये। क्लियर है? कभी मैं इसके लिए एक वीडियो आपके लिए डालूंगा, ठीक है, जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए एक वीडियो डालूंगा कि आखिर में ये 5 प्रकार के रिट कौन से होते हैं। तो अभी केवल आप नाम सुन लीजिए, बाद में मैं आपको क्लियर जरूर करूंगा। तो एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। परमादेश, एक होता है परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध, चौथा होता है उत्प्रेक्षण। क्या होता है? उत्प्रेक्षण रिट। और पांचवा होता है अधिकार प्रच्छा रिट। कौन सा होता है? अधिकार प्रच्छा रिट। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, एक बार फिर सुनिए। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, दूसरा परमादेश रिट, तीसरा प्रतिषेध रिट, ठीक है, उत्प्रेक्षण रिट ये चौथा होता है, और पांचवा होता है अधिकार प्रच्छा। क्या होता है? अधिकार प्रच्छा और क्या होता है? अधिकार प्रच्छा रिट होता है। तो ये 5 तरह के रिट होते हैं जो कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो है इसको उच्च न्यायालय या सर्वोच्च जो उच्चतम न्यायालय होता है वो इसको जारी कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहला रोबोट अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? बताइए क्या नाम था इसका? तो इसका जो नाम था वो मेगोलोन था। क्या था? मेगोलोन था इसका नाम। तो मेगोलोन आंसर है इसका, याद रखिएगा। मेगोलोन जो था वो शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहला रोबोट अंतरिक्ष यान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से किस धातु को निकाला जाता है? बताइए, समुद्र के पानी से किस धातु को निकाला जाता है? तो ये जो निकाला जाता है वो मैग्नीशियम धातु निकाला जाता है। तो समुद्र के पानी से जो है मैग्नीशियम धातु को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए राजधानी से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी एसएससी के एग्जाम होते हैं रेलवे के, उसमें काफी बार तो मतलब तंजानिया की बात करूं, मतलब जो राजधानी है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे देशों को अपने एक उनकी लिस्ट बनाइए जो कि आपको पता ही नहीं है कि ऐसे भी देश हैं। क्लियर है ना? आपको पता ही नहीं है। और इसके लिए अगर आपको ऐसे जानना है ना, तो आप डेली जो करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसको आप वॉच कीजिए। जीके फैक्ट्स पे जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मैं डालता हूं आप लोगों के लिए, उसको कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनते रहते हैं, हर देश के बनते रहते हैं, है ना? तो बहुत सारे देशों की राजधानी पूछी जाती है। देखिए ऐसे नहीं है कि आप अमेरिका, जापान, चीन इसकी नहीं, ऐसे ही अजीब जो देश होते हैं जिनके नाम हमें पता भी नहीं होते उन्हीं से पूछे जाते हैं। जैसे अभी तंजानिया की राजधानी पूछ लिया है, तो तंजानिया की राजधानी बताइए। तो दो दोमा है। क्या है? दो दोमा इसकी राजधानी है। ठीक है, तंजानिया की राजधानी क्या है? दो दोमा है। दर अस सलाम ये यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। क्या नाम है? दर अस सलाम सबसे बड़ा नगर है। प्रधानमंत्री जो है यहाँ पे उनका नाम है मिजोंगो पिंडा। कौन है? मिजोंगो पिंडा यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है। राष्ट्रपति हैं सामिया सुलू हसन। क्या है? सामिया सुलू हसन यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। और जो यहाँ की मुद्रा का भी नाम बहुत बार पूछा जाता है। बताइए, तंजानिया की मुद्रा पूछ लेगा आपसे, तो तंजानिया की मुद्रा जो है वो तंजानिया शिलांग है। क्या है? तंजानियाई शिलांग यहाँ की मुद्रा का नाम है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, रिवीजन करते रहिए बस। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी भी कह सकते हैं। कब आया था? आप सभी को पता होगा, 1946 के अंदर आया था। देखिए, कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, ये भारत की राजनीति परिस्थिति का अध्ययन करने आया था और समस्याओं का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था। ठीक है, जो कि कैबिनेट मिशन यानी कि एक व्यक्ति हुआ करते थे, उन्हों की ही ये जो है देख रेख में भेजा गया था, इसलिए इसको नाम दिया गया था कैबिनेट मिशन। अब इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि भारत में पूर्ण स्वराज लाना है। ठीक है, साथ में एक नया संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य इसमें रखा था। क्लियर? तो 1946 में इसी उद्देश्य के साथ ये भारत भेजा गया था
और आपको पता ही होगा 1946, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये भी क्वेश्चन, आप बहुत बार, ये तो एग्जाम में बहुत बार देखा गया है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा होता है? बेरी बेरी का रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी का जो रोग है विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, अब देखिए लाल बेरी बेरी क्या होता है? जो बेरी बेरी होता है ना, ये जो विटामिन बी से जो देखिए किस तरीके की कमियां हो जाती है, यानी कि किस तरीके का रोग होता है, या क्वेश्चन चेंज भी कर देगा कि बेरी बेरी का रोग किस विटामिन से होता है, तो आप बता दीजिएगा विटामिन बी से। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है विटामिन बी। ये लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भी इसी में होता है। बहुत बार पूछा जाता है कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? तो विटामिन बी के अंदर। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग मैंने आपको बता ही दिया, त्वचा की बीमारी हो जाती है इससे, एनीमिया की बीमारी हो जाती है, मंदबुद्ध, जो मंद बुद्धि लोग होते हैं ना, वो उनके अंदर यही चीज की कमी होती है। ठीक है, जैसी कई खतरनाक और भी इससे खतरनाक बीमारी का इसमें जो है जन्म होता है बेरी बेरी का। लेकिन इंपॉर्टेंस यही है, याद रखिएगा, पूछा जाता है मंदबुद्ध बीमारी जो है, मंदबुद्ध व्यक्ति किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी। एनीमिया की कमी किससे होती है? विटामिन बी। त्वचा की बीमारी विटामिन बी। बेरी बेरी का रोग विटामिन बी। ठीक है, और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां किस विटामिन में होता है? विटामिन बी। तो याद रखिएगा विटामिन बी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? बताइए कौन सा लेंस लगा होता है? तो इसके अंदर जो है द्विफोकस लेंस होता है। कौन सा होता है? द्विफोकस फोक्सी लेंस जो होता है वो इसके अंदर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन कौन सा है? तो कौन सा है भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन? तो ये जो है अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस है। ठीक है, कौन सा है? अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस जो है भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी बनने का कारण क्या होता है? बताइए सुनामी कब बनती है? तो सुनामी बनने का जो कारण है वो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप होता है। ऐसा नहीं है, देखिए वैसे तो काफी होते हैं, लेकिन अर्थक्वेक से ज्यादातर बनता है, इसलिए अर्थक्वेक जो है, अगर क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है तो अब अर्थक्वेक बिल्कुल राइट आंसर है इसका। क्लियर है, सुनामी जो है बनने का सबसे बड़ा कारण होता है अर्थक्वेक, लेकिन सबसे ज्यादा जो असरदार वो अर्थक्वेक से ही होता है। ठीक है, यानी कि भूकंप से होता है। इसके अलावा जमीन जब खिसकने लगती है तब भी बन जाता है, ज्वालामुखी फटने से भी होता है, किसी तरीके का अगर विस्फोट होना है तब भी हो जाता है। तो इस तरीके से भी जो है ये इनमें से जो होता है, यानी कि ज्वाला फटना या फिर जमीन खिसक जाना, है ना, या कोई विस्फोट हो जाना, तब भी जो है जो सुनामी होती है वो बन जाती है। लेकिन जब भूकंप आता है तो उससे ज्यादातर चांस जो होते हैं जो सुनामी बनती है ज्यादातर भूकंप से ही बनती है। तो याद रखिएगा भूकंप है इसका आंसर, राइट है आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थी आज की महत्वपूर्ण 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि जीके फैक्ट्स में आपको डेली करंट की वीडियो मिलती है, साथ में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो भी इस चैनल पे आपको मिलती है। तो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट में बताएगा जरूर, और आपने कितना स्कोर किया वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट दबा के कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।